हे वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है इस अपना चैनल में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको पता होगा कि इससे पहले वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या था कि गोली विपथन से आप क्या समझते हैं, और इस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ओके, और 8वां क्वेश्चन के साथ आगाज करता हूँ इस वीडियो का। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? आपसे क्वेश्चन है। ओके, बताइए। नहीं पता है, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है। ओके, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों की साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? अब चूंकि जानते हैं कि चूंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब है ना, वस्तु से छोटा एवं विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है। चूंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे वाहनों को साइड लेने अथवा साइड देने में सुविधा होती है, आसानी होती है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा 9वां क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव बराबर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है ना, तो अब बोर्ड पे फोकस करियो, क्या होता है समझा देते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को, रेशियो को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। ओके, आवर्धन कहा जाता है। तो आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। ये बराबर फोकस करो माइंड में कि आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? बताओ ना थोड़ा। तो आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं क्या, तो आवर्धन को स्मॉल m से जब सूचित किया जाता है तो m बराबर होता क्या है आखिर? तो h1/h2 हो सकता है, या फिर hi/hL हो सकता है, या फिर -v/u हो सकता है। आपका एग्जाम्पल में तीनों आ सकता है, ध्यान में रख लो। कितना? 1 2 3, ये तीनों आ सकता है। तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल में आए मार लेना टिक, ठीक है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं, नोट में क्या बता रहा है कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? 1 से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में आवर्धन का मान छोटा बड़ा है, उसके समान आकार का होता है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से छोटा, 1 से बड़ा तथा उसके समान आकार का होता है। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत पढ़ो। 10वां क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसे चुपचाप बैठ करके याद कर लो, ठीक है। अगर याद नहीं हो रहा है तो चुपचाप वीडियो प्ले करो और इसे सुनना स्टार्ट करो, एकदम गौर से सुनो कैसे क्या बता रहा है, रिलैक्स करके। ओके, चलिए। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण ही कहा जाता है, क्यों? अपसारी क्यों नहीं कहा जाता? आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते मुझसे? ये क्वेश्चंस करनी चाहिए, किसी से भी कर सकते हो कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों नहीं कहा जाता, अभिसारी ही क्यों कहा जाता? तो चलिए उसकी सॉल्यूशन मैं निकालता हूं बोर्ड पे। ओके, तो अवतल दर्पण में, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ओके, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें, कौन सी किरणें? आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर एकत्रित या अभिसरित हो जाती है। इसी गुण के कारण किस दर्पण को? अवतल दर्पण को, किस दर्पण को? अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। याद हो गया? बस कहानी खत्म है।
नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? अपसारी उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। ओके, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो यहां पर फोकस पर एकत्रित अभिसरित हो जाती है, इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और इसी गुण के कारण फोकस से क्या हो जाती है? फैलती हुई प्रतीत होती है, जिसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहा जाता है उत्तल दर्पण में। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते कैसे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? तो उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें, कौन सी किरणें? आपतित प्रकाश की किरणें, ओके, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, फोकस से, किससे? फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। किससे? फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसी गुण के कारण, आप बताओ आगे क्या होगा? इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों? चलिए रेडी हो गया, अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए तो मैं अब अपना गन निकालता हूं, अब मार तो कुछ कारे मिटाने के लिए, किसको? मिटाने के लिए बोर्ड को। ओके, चलिए डाक से निकाला मैंने, यूं लिया, एकदम है। चलिए यार, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर के लिए। यार इतना मेहनत करता हूं, कुछ तो दया करो, कुछ तो दया करो या कैसे छोड़ोगे इस गरीबी। चलिए 12वां क्वेश्चन है मेरा। 12वां क्वेश्चन क्या है? तो प्रतिबिंब क्या है तथा इनके प्रकारों को लिखिए। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं तथा इनके प्रकार को लिखिए। और इनके प्रकार जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है कि बराबर पूछा जाता है क्या चीज, तो इनके अंतर को बतावे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? ओके, तो आइए बात करते हैं बोर्ड पे। प्रतिबिंब कहती किसको? तो किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद, कौन सी किरणें? आपतित प्रकाश की किरणें। देखो, आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, कौन से किरणें? आपतित किरणें। ध्यान दो माइंड लगा के। ओके, कि किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, वह क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। तो जिस बिंदु पर कटती है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, और जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ बहुत अच्छा तरीके से आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, तो हम क्या बोले थे? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के होते। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि यह उल्टा होता है। पता चला? मजा आ गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सीधा होता है। आ गया समझ में? चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन से आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये तो पूछता है तो बहुत अच्छे तरीके से, नहीं पूछता है तो कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो जानना तो जरूरी है, भले पूछे ना पूछे, बट इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से है, और आप भी देख ले। और ये जो बिहार बोर्ड है ना, पगला है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, जो पूछना चाहिए वो पूछता है, जो नहीं पूछना चाहिए वो छोड़ ही देता है। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिए आप बोर्ड पे बढ़िया तरीके से। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? समतल दर्पण में। पार्श्व परिवर्तन किस दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में। ओके, तो समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग तथा प्रतिबिंब का दायां भाग, समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग तथा प्रतिबिंब का दायां भाग एवं प्रतिबिंब का दायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग नहीं समझ में आया?
समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग तथा प्रतिबिंब का दायां भाग एवं वस्तु का दायां भाग तथा प्रतिबिंब का बायां भाग परस्पर दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो को इसी पर एंड करते हैं। चलिए बने रहिए। जय हिंद। अगर नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ मिलता हूं। ओके।